नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद हुई हिंसा के लिए राज्य सरकार की निंदा की, कहा जनजातीय समुदाय भयभीत। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सहित 2 आतंकवादी ढेर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में 40 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक सत्र तक केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा स्थगित की। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज वर्षा। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा जिले में रेड अलर्ट जारी। और क्रिकेट में कोलंबो में पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से पराजित किया। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान 19 बैठकें होंगी। इसमें सरकारी कामकाज से संबंधित 31 विषय निपटाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। सत्र के दौरान सरकारी कामकाज से संबंधित 31 विषय होंगे, जिनमें 29 विधेयक और 2 वित्त से संबंधित विषय होंगे। इसके अलावा 6 विधेयक भी लाए जाएंगे, जो अध्यादेश की जगह लेंगे। संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सरकार को अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान कोविड संबंधी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। यह सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में स्वस्थ और सार्थक विचार विमर्श का आह्वान किया है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है। कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा और सभी विधायी कामकाज पूरे किए जाएंगे। सर्वदलीय बैठक दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में सभी राजनीतिक दलों में सहयोग की अपील के लिए बुलाई गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सांसदों ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और दोनों सदनों में सार्थक विचार विमर्श होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सांसदों के सुझावों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार जनहित से संबंधित मुद्दे सौहार्दपूर्ण ढंग से उठाए जाने चाहिए और सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सुचारू माहौल बनाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जमीनी स्तर पर स्थिति की जानकारी होती है और विचार विमर्श में उनकी भागीदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत होती है। श्री मोदी ने बताया कि अधिकांश सांसदों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। इससे संसद में गतिविधियां निर्बाध संचालित करने में मदद मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद बताया कि 33 राजनीतिक दलों के 40 से अधिक नेताओं ने बैठक में भाग लिया और अपने सुझाव दिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक संबोधित करते हुए कहा, जनप्रतिनिधियों का विशेषतः अपोजिशन का जो प्रतिनिधि है उनका सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहता है, क्योंकि जमीन से आते हैं। वो सुझाव के कारण डिबेट बहुत रिच होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए।
श्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कल संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके पार्टी के टीआर बालू, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा, टीआरएस के नाम नागेश्वर राव और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भी बैठक में शामिल थे। श्री बिरला ने कहा कि सभी सदस्यों को सदन की व्यवस्था के अनुसार अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदस्यों, कर्मचारियों और मीडिया की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने सदन के सुचारू संचालन के लिए नेताओं से सहयोग की अपील की। श्री बिरला ने बताया कि एक ऐप विकसित किया जा रहा है जो सभी संसदीय मुद्दों का एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराएगा। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि छोटे दलों को भी अपने मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार सभी दलों के सहयोग से संसदीय कामकाज की सार्थकता 122% रही। सभी दलों के सहयोग से सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं ने सार्थक सहयोग किया, जिसके कारण सदन की उत्पादकता 122% रही। 107 विधेयक पारित हुए। सभी विधेयकों पर आवंटित समय से ज्यादा चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई। मुझे आशा है इस सत्र में भी सभी दलों का अपेक्षित सहयोग मिलेगा और सभी दल देश हित और जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा, विचार विमर्श करेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी शनिवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। श्री नायडू ने सांसदों से कोविड स्थिति को देखते हुए लोगों की मदद के लिए तत्पर रहने और संबंधित मुद्दों पर विचार करने का आग्रह किया था। उन्होंने कोविड से प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संसद का सुचारू और सार्थक सत्र सुनिश्चित किए जाने की अपील की थी। सरकार ने विशिष्ट लोगों की निगरानी के आरोपों का खंडन किया है। सरकार ने कहा है कि यह आरोप बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जो अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार सुनिश्चित करता है। सरकार का ये स्पष्टीकरण पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट के सिलसिले में आया है। सरकार ने कहा है कि पहले भी भारत द्वारा व्हाट्सएप पर पेगासस के उपयोग के बारे में इसी तरह के दावे किए गए थे, जिनमें कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और उच्चतम न्यायालय में व्हाट्सएप सहित सभी पक्षों ने स्पष्ट रूप से इससे इनकार किया था। सरकार ने कहा कि ये रिपोर्ट भी भारतीय लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं को बदनाम करने की मुहिम प्रतीत होती है। रिपोर्ट में शामिल मीडिया संगठनों के समुचित शोध की कमी झलकती है। भारत सरकार और पेगासस के बीच कथित संबंधों के बारे में दावे भी दुर्भावनापूर्ण हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की निंदा की है। आयोग ने कहा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा को देखते हुए जनजातीय समुदाय भय के माहौल में है। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि जनजातीय समुदाय पुलिस और राजस्व अधिकारियों के समक्ष हिंसा की शिकायतें भी दर्ज नहीं करा पा रहे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सौंपी। इसमें कहा गया है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा का सबसे बुरा असर जनजातीय महिलाओं और युवाओं पर पड़ा है। आयोग ने सुझाव दिया है कि जनजातीय लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ढांचागत सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। आयोग ने शिकायतों की जांच का काम पुलिस की बजाय किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की सिफारिश की, ताकि हिंसा पीड़ित लोगों का संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास बहाल किया जा सके। आकाशवाणी ने इस बारे में आयोग के सदस्य अनंत नायक से बातचीत की। बंगाल सरकार को अपना कमीशन का तरफ से भेज दिया है कुछ एक्शन लेने के लिए। तो वहाँ पर जो ट्राइबल का ऊपर अत्याचार हुआ है, पुलिस जो कार्रवाई नहीं कर रहे है उसको करना चाहिए। और इसके साथ साथ जहाँ पर मकान जला गया है और जितना डैमेज हुआ है उसको कम्पेंसेशन भी मिलना चाहिए। पुलिस तरफ से उसको जा करके ट्राइबल का कोई इंक्वायरी करना चाहिए और उसका ऊपर आक्रोश लगाना चाहिए। हम रिपोर्ट दिए हैं, उसके बंगाल सरकार करेगा। और फिर जैसे संवैधानिक का जो अधिकार जैसे कमीशन को मिला है, हम लोग जो ऑब्जर्वेशन किए हैं वो जो रिपोर्ट दिए हैं नहीं करेगा तो फिर प्रशासन के साथ बात करेंगे। हम रिपोर्ट बंगाल सरकार को दिए हैं, राष्ट्रपति को भी देंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के चेक सादिक खान इलाके में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि इनमें से एक आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर था।
उसकी पहचान इशफाक डार उर्फ अबू अकरम के रूप में हुई है। वो 2017 से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि आतंकवादियों के पास से हथियार और विस्फोटक सहित आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई है। कल लेट इवनिंग में शोपियान पुलिस को इत्तला मिला था कि शोपियान के एक गांव में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं और कॉर्डन डाला गया। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गया और उसमें आर्मी के एक जवान को माइनर इंजरी हुआ और उसके बाद इनकाउंटर चलता रहा। हम लोग बीच में कुछ देर रोक दिए क्योंकि एक सिविलियन फंस गया था, उसको निकाले। बाद में इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। उसमें लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर था, कोई इशफाक डार बोलते हैं, 2017 से एक्टिव था वहाँ पर। उसके साथ एक और लोकल टेररिस्ट मारे गए और 2 AK-47 और 8 मैगजीन मिला उसमें। पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस से पंजाब इकाई के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। संगत सिंह गिलजियान, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद हुई हिंसा के लिए राज्य सरकार की निंदा की। कहा, जनजातीय समुदाय भयभीत। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सहित 2 आतंकवादी ढेर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में 40 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक सत्र तक केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा स्थगित की। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज वर्षा। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा जिलों में रेड अलर्ट जारी। और क्रिकेट में कोलंबो में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से पराजित किया। देश में अब तक 40 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। देश में 41,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचार करा रहे रोगियों की संख्या 4,22,660 रह गई है। बिहार में अब तक 2 करोड़ 8 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 77 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। इस बीच राज्य में कोविड के नए रोगियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। सीवान, वैशाली और नवादा सहित 13 जिलों में कोविड का एक भी नया रोगी सामने नहीं आया है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.57% है। कोविड जांच में संक्रमण की दर घटकर 1% रह गई है। उपचार करा रहे रोगियों की संख्या में भी कमी आई है और राज्य में फिलहाल केवल 724 रोगियों का उपचार चल रहा है।
गुजरात में कल 33 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कल 71 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.72% हो गई है। इस महामारी से कल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। इस समय 493 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। महाराष्ट्र में कोविड के 9,000 नए संक्रमित रोगियों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना रोगियों की संख्या 62,14,190 हो गई है। संक्रमण से 180 लोगों की मौत होने के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़कर 1,27,031 हो गई है। 5,756 मरीजों की छुट्टी कर दी गई है। इन्हें मिलाकर अब तक 59,80,350 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस वर्ष की कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। ये यात्रा 25 तारीख से शुरू होने वाली थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री की अपील के बाद कांवड़ संघों ने वार्षिक कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा था कि वो ये बताए कि क्या सरकार यात्रा को सांकेतिक तौर पर आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा रद्द करने की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में एक आदेश जारी कर कहा है कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एक कदम उठाया गया है। आदेश के अनुसार इस महीने की 25 तारीख से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में किसी तरह के किसी आयोजन, जुलूस या जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। प्राधिकरण ने दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और अन्य अधिकारियों से आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 51 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने बताया कि कल इस महामारी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। कल 80 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। इस समय 592 लोगों का उपचार चल रहा है। दिल्ली में कल 71,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। अब तक राजधानी में 93,30,000 से अधिक लोगों को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 31 जुलाई से राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल विकास केंद्रों को चरणबद्ध ढंग से खोलने की अनुमति दी है। इन संस्थानों का संचालन छात्रों और कर्मचारियों के कोविड टीकाकरण पर निर्भर करेगा। मुख्य सचिव और राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ने एक आदेश में कहा है कि निजी और सरकारी शिक्षा संस्थानों को प्रशासनिक कार्य के लिए टीका लगवा चुके कर्मचारियों के साथ संचालन की अनुमति दी जाती है। ये आदेश 16 जुलाई को राज्य में कोविड स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद जारी किया गया है। आयोग ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि इस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सामान्य प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि मौजूदा कोविड महामारी के मद्देनजर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के दौरान प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सामान्य प्रवेश परीक्षा को शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किया जा सकता है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तड़के कई स्थानों पर सामान्य से तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होगी और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई में कुछ स्थानों पर काफी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा जिलों में रेड अलर्ट और मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जीनामणि ने इस बारे में आकाशवाणी समाचार से बातचीत की। अभी जो लेटेस्ट दिल्ली का जो है 4 से 5 सेंटीमीटर हुआ है और आगे जो है फेल रहेगा, लेकिन कल से रिड्यूस हो जाएगा जो रेन का इंटेंसिटी। और बाकी जो देश का भाग है, उत्तराखंड में हमारा रेड कलर का वार्निंग है और हिमाचल में भी है और बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये सारा ऑरेंज अलर्ट में है, हैवी रेनफॉल का अलर्ट में आज का दिन जो है। और जो वेस्ट कोस्ट है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और गुजरात, ये भी वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग में है, रेड कलर में भी है, मुंबई भी है और बाकी जो भारत का हिस्सा है वो लाइट टू मॉडरेट रहे। मुंबई और उपनगरीय इलाकों में पिछले कई घंटों से लगातार वर्षा हो रही है। हालांकि उपनगरीय रेल सेवाएं चालू हैं।
कल मुंबई में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 31 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हुए। चेंबूर, विक्रोली, भांडुप और कुर्ला में दीवार ढहने की घटनाओं में 30 लोगों की जान गई और एक व्यक्ति की मौत अंधेरी में बिजली का करंट लगने से हुई। राज्य सरकार ने उनके निकट परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने और घायलों के निःशुल्क उपचार की घोषणा की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से भी मृतकों के निकट परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के मांडो गांव में आज सवेरे मूसलाधार बारिश से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई और 4 लोग लापता हैं। भारी बारिश से गंगोत्री, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और कई सहायक सड़कें बंद हो गई हैं। राजधानी देहरादून में कल शाम से जारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। नैनीताल और टिहरी गढ़वाल सहित राज्य के दूसरे हिस्सों में आज सवेरे बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में बस दुर्घटना में 7 लोग मारे गए और 8 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना बेहजोई इलाके में मुरादाबाद आगरा हाईवे पर लहरावा गांव के नजदीक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों से कहा है कि वह घायलों को हर संभव मदद प्रदान करें। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा को 275 सदस्यों के सदन में 165 वोट मिले। विश्वास मत प्रस्ताव जीतने के लिए उन्हें 136 मतों की जरूरत थी। श्री देउबा को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 12 जुलाई को संविधान के अनुच्छेद 76(5) के अनुसार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और अब खेल जगत की खबरें। हमने मचाया शोर। कोलंबो में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने 80 गेंद शेष रहते 263 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के कप्तान शिखर धवन ने नाबाद 86 रन बनाए। अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे ईशान किशन ने 42 गेंद में 59 रन की पारी खेली। इससे पहले श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 262 रन बनाए। चमिका करुणारत्ने ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। भारत के लिए दीपक चहर, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। वहीं ओलंपिक में 54 एथलीट सहित 88 सदस्यीय पहला भारतीय ओलंपिक दल कल टोक्यो पहुंचा। भारत के 127 एथलीट इस बार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। बैडमिंटन और टेबल टेनिस के अलावा तीरंदाजी, हॉकी, जूडो, तैराकी, जिम्नास्टिक और वेट लिफ्टिंग के एथलीट कल टोक्यो पहुंचे। टोक्यो हवाई अड्डे पहुंचने पर उनकी जांच की गई और खेल गांव जाने की मंजूरी दी गई। एमसी मैरीकॉम और अमित पंघाल के नेतृत्व में भारतीय बॉक्सिंग टीम आज इटली से टोक्यो पहुंची। इस बीच अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने कल नौकाभ्यास किया। ये दोनों शनिवार को टोक्यो पहुंचे थे। विष्णु सर्वनन पुरुषों के पाल नौकायान में भाग लेंगे। उनके अलावा नेत्रा कुमनन, केसी गणपति और वरुण ठक्कर भी 2 दिन पहले टोक्यो पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स डेस्क दीपिका शर्मा। हमने मचाया शोर, गूंजे सारे सारे अंबर में, झलके हौसले समंदर से, ला 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 ला, you hear our voices roar, गंगा coming to हिमालय। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब केवल 5 दिन बचे हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं भारत के पुरुष गोल्फ खिलाड़ियों अनिर्बान लहड़ी और उदयन माने के बारे में। अपने दूसरे ओलंपिक्स में भाग ले रहे अनिर्बान लहड़ी की विश्व रैंकिंग 360 है। इस सत्र में कोविड से पीड़ित होने के बाद वो अधिकांश समय गोल्फ कोर्स से दूर रहे। पिछली बार रियो में वे 56वें स्थान पर रहे थे। अर्जेंटीना के गोल्फर के नाम वापस लेने के बाद उदयन माने को ओलंपिक्स में प्रवेश मिला था। विश्व में 372वें नंबर के खिलाड़ी उदयन अभी नियमित रूप से पीजीए टूर में भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि इन दोनों गोल्फर पर उम्मीदों का बोझ कम है, फिर भी दोनों के पास अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका होगा। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार। छत्तीसगढ़ के लोग ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के प्रति बहुत उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 4 सार्वजनिक स्थानों पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इन स्थानों पर सेल्फी फोटो लेकर इसे #Cheer4India के साथ फेसबुक पर पोस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें भाग्यशाली विजेता को भारतीय टीम की जर्सी के साथ ही भारतीय
खिलाड़ियों से मिलने का मौका भी मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की रायपुर इकाई ने भी सेल्फी अभियान शुरू किया है। इस अभियान को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और फरत, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी मुकेश, संसद के मानसून सत्र के आज से शुरू होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सुर्खी बनाया है। तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। हिंदुस्तान का शीर्षक है मानसून सत्र में बरसेगा विपक्ष, सरकार भी तैयार। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार पीएम बोले सरकार सार्थक चर्चा को तैयार। हरी भूमि के अनुसार कृषि मंत्री तोमर बोले बातचीत को तैयार सरकार, किसान खत्म करें आंदोलन। जनसत्ता लिखता है जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट 6 मार्च तक, मसविदे पर चल रहा है काम। पत्र के अनुसार परिसीमन में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 की जाएगी। न्यूज क्लिक मुद्दे पर राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है ईडी ने शुरू की 38 करोड़ की विदेशी फंडिंग की जांच। सिंघम रडार पर नवलखा से भी पूछताछ। हरिभूमि की सुर्खी है भारत में फिर टूलकिट का किट, मोदी सरकार को बदनाम करने मीडिया की आड़ में चीन से लिए करोड़ों रुपए। पत्र के अनुसार जहां से फंडिंग हुई उन सभी का एक पता। भाजपा ने कहा भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश, मोदी को बदनाम करने के लिए रेड कार्ड तय किए गए। जनसत्ता के अनुसार रविवार को कोरोना के 38,000 मामले, 502 की मौत। पंजाब केसरी लिखता है दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में नहीं हुई कोई मौत। नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर दिया है यूपी उत्तराखंड के बाद दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक। राष्ट्रीय सहारा ने शीर्षक दिया है नवजोत सिंह सिद्धू बने पंजाब के नए कैप्टन। अमर उजाला लिखता है जयशंकर बोले हमारी कोशिशों से ग्रे सूची में बरकरार है पाकिस्तान। लश्कर-ए तैयबा भी हुए प्रतिबंधित। राष्ट्रीय सहारा का कहना है अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रही पाक सेना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद हुई हिंसा के लिए राज्य सरकार की निंदा की। कहा जनजातीय समुदाय भयभीत। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सहित 2 आतंकवादी ढेर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में 40 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक सत्र तक केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा स्थगित की। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज वर्षा। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा जिलों में रेड अलर्ट जारी। और क्रिकेट में कोलंबो में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।